हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आयकर से संबंधित ही प्रश्न हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आयकर से संबंधित ही प्रश्न है। उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। बाकी आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे, आशा करता हूँ कि आप किए होंगे और सभी प्रश्नों को बनाने के बाद 2 बार 3 बार रिवाइज भी करिए ताकि और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बचे कुछ थोड़े मोड़े अगर हैं भी तो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 ये प्रश्न देखिए, पढ़ लीजिएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल पढ़ते जाऊँगा, सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है। एक बार जैसे पढ़ते थे उस टाइप का नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि मेमोरी कम है मोबाइल में और भर ना जाए, आपका सवाल कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग कुल वार्षिक आय लिखा करते हैं, जो कि कुल वार्षिक आय आपको वहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए 4,28,000 रुपये, 4,28,000 रुपये दिया हुआ है। 4,28,000 रुपये कुल वार्षिक आय दिया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा होता है कर में छूट योग्य राशि, है ना। कर में छूट योग्य राशि होता है। कर में छूट योग्य राशि में हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, ऐसे पॉइंट जिसमें छूट मिलता है, मतलब ऐसे पॉइंट जिसमें जो राशियां होती हैं उन राशियों पर छूट मिलता है। तो यहाँ पे कुछ मैं राशि यहाँ पे स्टेप लिख दिया हूँ, जो कि स्टेप इसी से लिया गया है, आपके प्रश्न से ही देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये प्रति माह कह रहा, ध्यान रखना, प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में, मतलब सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है ये देख सकते हैं। 25 अच्छा 2,500 है, 25,000 सॉरी 25,000 नहीं है, 2,500 रुपये है। 2,500 गुणा 12 करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 12×5 ये लगभग आ रहा है, ये आ रहा है 30,000 रुपये। कितना आ रहा है? 30,000 रुपये आ रहा है ना। 12×5 और 12×2 = 24, 30, हाँ ठीक है, 30,000 आ रहा है, ठीक है। आगे जीवन बीमा लिखा है। जीवन बीमा में ध्यान देंगे, जीवन बीमा कहाँ पे है, ये जीवन बीमा पॉलिसी में जमा किया, कितना जमा किया? 25,000 रुपये जमा किया। तो यहाँ पे जीवन बीमा में कितना जमा कर रहा है? 25,000 रुपये। क्लियर है ना, ठीक है। एक मिनट रुकिए। 25,000 रुपये अर्धवार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। अर्धवार्षिक है मतलब 6 माह में जमा करता है 25,000। तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष का? डबल करिए तो कितना, 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 6 माही है तो 2 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 25,000। ये आ गया आपका 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर उसने 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, तो यहाँ पे हम लोग 30,000 लिखेंगे। तो राष्ट्रीय बचत पत्र आ गया है आपका 30,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद ये यहाँ पे 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान देता है। दान को तो बाद में करेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं, कहीं 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जोड़ रहे हैं इसको, कितना आ जाएगा? 11, 1,10,000 रुपये आ रहा है, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे अधिकतम छूट अपने को लेना पड़ेगा, कितना अधिकतम छूट होना चाहिए? 1 लाख रुपये। तो अधिकतम छूट लिखेंगे यहाँ पे, अधिकतम छूट, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा तो छूट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अधिकतम छूट कितना है? अधिकतम छूट है 1 लाख रुपये। इसमें से 10,000 को नहीं लेंगे हम लोग, है ना। अधिकतम छूट कितना है? 1 लाख रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये अधिकतम छूट है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला स्टेप होगा क्या? अगला स्टेप होगा डी नंबर। क्या लिखा है? चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें दान करता है कितना? ये 25,000 रुपये दान करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 25,000 रुपये हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रस्ट में दान की राशि का 50% आय कर में छूट होगा। तो यहाँ पे इसका 50% ही लेना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे करेंगे 50 गुड़ा में 50 रहेगा, 25,000 गुड़ा 50 बटा में 100 ऐसे निकाला जाता है ना। ये 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा बताइए? 0 0 25 12, ये कितना आ गया? 12,500 रुपये आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कहीं जमा किया है। हाँ, कहीं नहीं किया है। ठीक है, बस अब इतना क्या करना है, इतने में ही अपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये, इसमें से 1,10,000 रुपये आया था, जिसमें से हम लोग 1,00,000 रुपये लेंगे। और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें 25,000 था, 25,000 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, इसी पे केवल छूट मिलेगी ऊपर के अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे तीसरा नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 मिनट, पहले तो यही पॉइंट रहेगा ना। कर में छूट योग्य कुल राशि, कर में छूट योग्य कुल राशि कितनी है? तो 1,00,000 तो ये, 12,500 ये है, तो कितना हो जाएगा? 1,12,500 रुपये। ये टोटल हो जाएगा 1,12,500 रुपये पे कर मुक्त होगा। अब तीसरा नंबर क्या लिखते हैं हम लोग? कर योग्य आय। कर योग्य आय है कितना? तो क्या करेंगे, पूरे में से जो कुल वार्षिक आय है उसमें से ये जो छूट जिस पे मिल रहा है उसको घटा देंगे पहले के जैसा। मतलब पहला स्टेप में से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप को घटा देंगे। तो कितना आएगा, इसको चलिए घटाते हैं। 4,28,000 और 1,12,500 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 0 0, इससे एक उधार ले लिए, 10 में 5 गया 5, और ये कितना हो गया? 7 7 में 5 गया, 7 में 2 गया ना, तो ये 5, और यहाँ पे कितना है? 2 में 1 और ये 3, यानी 3,15,500 आ रहा है। 3,15,500 रुपये आ रहा है, जिस पे हम लोग आयकर की गणना करनी है। ठीक है, इसी पर अपने को आयकर की गणना करनी है। तो चलिए आयकर की गणना करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ आयकर की गणना। आयकर गणना में पहला स्टेप क्या है? 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं, तो पहला क्या लिखेंगे? 1,50,000 रुपये तक क्या है? शून्य है, कोई कर नहीं, मतलब शून्य है ना। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है 1,50,000 1 से 3 लाख रुपए तक 10%। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? 1,50,000 रुपये से रुपए तक कितना है? 10% है ना, वहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका कंपेयर करते हैं। तो इससे जब इसका कंपेयर किया गया, देखिए तुलना करेंगे ना, तो ये राशि ज़्यादा है, ये 3 लाख है, ये 3,15,500 है, तो ये तो ज़्यादा है। तो इसको कुछ नहीं करना, इससे इसको घटा के उसका पहले 10% निकाल लो। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख माइनस 1,50,000 रुपये। इसका हम लोग निकालेंगे
10% है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 ही आएगा, गुणा 10/100 कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। ये आ गया आपका 15,000 रुपये आ गया। क्लियर है। अगला स्टेप में क्या कह रहा है, 3,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक, यानी तीसरा स्टेप हमारा क्या है, 3,01,000 रुपये से रुपये तक कितना है, 20%। ये आप दे पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, ये 5,00,000 से इसका कंपेयर करेंगे, छोटी हो गई राशि। अब छोटी है तो उससे नहीं घटाना उसको, अब इससे इसको घटाना है, यानी 3,15,500 माइनस कितना करेंगे, 3,00,000, तो कितना आ जाएगा, इसका कितना है, 20% लेना है, तो कितना आ जाएगा, 15,000, 1 मिनट, 15,500 गुणा 20/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 गुणा कर लेते हैं, 20 गुणा कितना है, 20 गुणा आपका है 155 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 2 1 कम 2, 3, कितना आ गया, 3,100, देख सकते हैं 3,100 आ गया है ना। क्लियर है। अब कुल कर हम लोग निकालेंगे, कुल कर क्या है, कुल कर में क्या करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा स्टेप को जोड़ते हैं, 1 2 3, तो एक में तो 15,000 आया था और दूसरे में कितना आया है, 3,000, सॉरी एक में पहला नंबर में क्या आया है, 0, दूसरे नंबर में कितना आया है, 15,000, और तीसरे में आ गया कितना, 3,100, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के इसको जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18,100 आया। ठीक है। अब शिक्षा उपकर निकाल लेते हैं, शिक्षा उपकर कितना है, 3%, कितना, 3%, किताब लो, शिक्षा उपकर 3% है किताब, तो यहाँ पे 3% निकालेंगे हम लोग, कुल कर का निकालेंगे ना, ये कुल कर हमारा है 18,100 गुणा 3 बटा में आ जाएगा 100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 8 3 24, भाई 3 का 1 से गुणा करोगे, 3 1 कम 3, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, ये आ गया 543, बताइएगा 543 इस प्रकार से आ गया है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का क्या है, शिक्षा उपकर 543 आ गया है ना। अब टोटल जो हमारे पास ये जो शिक्षा उपकर है, इसके साथ कुल जो कर आया है इसके साथ जोड़ देते हैं, टोटल टैक्स हमारा निकल गया। अतः करके लिखेंगे, अतः भुगतान योग्य कुल कर कितना है, ये और शिक्षा उपकर मिला के दोनों को लिखेंगे, 3 4 6 8 1, यानी 18,643। इस प्रकार से देय आयकर निकल चुका है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक करें भाई, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। आगे क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 2 3 देखेंगे, 2 उदाहरण और बचे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।